हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की नया चैप्टर है। पहले बताया था कि कल अगली क्लास में जो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो नया चैप्टर क्या है हमारा? सरल लेखा में गति। गति वाला चैप्टर है जो 9th में भी पढ़ा है, तो समझने में आसानी रहेगी। कुछ चीज नहीं है आ जाएंगे, बाकी पूरा चैप्टर 9th का है। बहुत आसान चैप्टर है। तो क्या है भाई, इसमें सबसे पहले जी सबसे पहले जाएगा ब्राह्मावस्था। ब्राह्मावस्था बहुत सारी जगह पढ़ा हुआ 9th में अपील कोई वस्तु ब्राह्मावस्था में वस्तु को कब कहा जाएगा। ठीक है, कब हम वस्तु को ये कहेंगे कि वो ब्राह्मावस्था में है। तो ब्राह्मावस्था की परिभाषा क्या है भाई कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो इस अवस्था में वस्तु ब्राह्मावस्था में कहलाती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु क्या कहलाती है? ब्राह्मावस्था में कहलाती है। जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, आज भी यही है, कल भी यही था। ठीक है, समय के साथ इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो कहेंगे कि ये कैसा है? ब्राह्मावस्था में। ठीक है, दूसरा क्या देखा है? गति की अवस्था। गति की अवस्था क्या होगी अभी कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो उस वस्तु की अवस्था क्या कहलाती है? गति की अवस्था था कि अभी यहाँ पर है, अगले सेकंड को आगे पहुंच जाए, पीछे निकल जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? गति की अवस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु क्या कहलाती है? गति की अवस्था में कहलाती है। और यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु ब्राह्मावस्था में कहलाती है। जी, सरल लेखा में गति ब्राह्मावस्था। जी, आई क्या है? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है? देखिए, निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या है? रेफरेंस क्या होता है? देखिए, परिभाषा क्या है? आकाश में गतिमान किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांकों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। आकाश में गतिमान किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए एक निर्देशांकों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। इस समुच्चय में 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड। समय को मापने के लिए इन अक्षों के कटान बिंदुओं पर एक घड़ी रख दी जाती है। घड़ी से पूरा निकाल कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। आकाश में गतिमान, इस लाइन का क्या मतलब निकलता है? आकाश में गतिमान किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, आकाश का मतलब होता है आकाश में जो गति हो सकती है वो 3 अक्षों पर हो सकती है। किसी समतल पर जो गति होगी केवल 2 अक्षों पर होगी, एक्स पर, वाई एक्स पर। ठीक है, जेड एक्स पर होता है, ऊपर की ओर होता है, तो पृथ्वी पर ऊपर की ओर नहीं चल सकते। और जो आकाश में गति हो रही है और पक्षी है वो एक्स पर भी चल सकता है, वाई पर भी चल सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है, जेड एक्स पर भी चल सकता है। तो 3 अक्षों पर जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसकी गति को प्रदर्शित करने के लिए हमें निर्देशांकों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। उस निर्देशांक में क्या होता है? 3 निर्देशांक होते हैं, एक्स और वाई, एक्स वाई जेड, 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये तो बताएंगे स्थिति को। समय को मापने के लिए हम ये तो बताना पड़ेगा किस समय पर वो कहाँ थी। तो समय को मापने के लिए उन अक्षों के कटान बिंदु पर यहाँ पर क्या रख दी जाती है? घड़ी रख दी जाती है। घड़ी सहित ये पूरा निकाय क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। समझ में? आकाश में गतिमान किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांकों की एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। इस समुच्चय में क्या होते हैं? 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, और समय को मापने के लिए अक्षों के कटान बिंदु पर एक घड़ी रख देते हैं। घड़ी से ये पूरा निकाय क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है, एक्स पर बिंदु तय कर रखी इसने, एक्स, वाई पर बिंदु तय कर रखी वाई, जेड एक्स पर बिंदु तय करके जेड। कितने समय पर? समय मापने के लिए लगा दिया। तो उसके स्थिति हमने बता दी कि एक्स पर ये इतनी दूरी पर है, वाई पर इतनी पर है, जेड पर इतनी है और इतने समय पर। ठीक है, तो इन 4 चीजों की अवस्था पड़ी, तो इन चारों का समूह कहलाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? एक विमीय गति। देखिए, गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार से होती है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। ठीक है, एक विमीय गति क्या होती है? देखिए, एक विमीय गति क्या है? एक विमीय गति क्या है? यदि गतिमान वस्तु के 3 निर्देशांकों में से केवल एक ही निर्देशांक में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? एक विमीय गति। कितने निर्देशांक होते हैं? वस्तु के 3 होते हैं।
तो यदि तीनों निर्देशांकों में से समय के साथ केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन हो, या तो केवल एक्स एक्सिस में परिवर्तन हो, एक्स निर्देशांक में परिवर्तन हो, वाई और जेड नियत रहे, या वाई में परिवर्तन हो, एक्स और जेड नियत रहे, या जेड में परिवर्तन हो, एक्स वाई नियत रहे। ठीक है, तो यदि गतिमान वस्तु के तीनों निर्देशांकों में से समय के साथ केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? एक द्विमीय गति कहलाती है। जैसे क्या है, सीधे ट्रैक पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति। ठीक है, सीधे ट्रैक पर चल रही है। ठीक है, तो या तो वो एक्सिस पर चल रही होगी या वाई एक्सिस पर चल रही होगी। तो अगर एक्सिस पर चल रही है तो केवल एक्स का मान बदल रहा होगा, वाई और जेड कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो उस वस्तु की गति कहलाती है एक द्विमीय गति। ठीक है, द्विमीय गति क्या होती है भाई? द्विमीय गति क्या है कि यदि गतिमान वस्तु के तीनों निर्देशांकों में से समय के साथ केवल दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो। ठीक है, यदि गतिमान वस्तु के तीनों निर्देशांकों में से समय के साथ केवल दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? द्विमीय गति कहलाती है। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, दो द्विमीय मतलब दो दिशाओं में, एक द्विमीय मतलब एक दिशा में। अगर दो दिशाओं में गति हो रही है द्विमीय गति। ठीक है, अगर समय के साथ दोनों निर्देशांकों में परिवर्तन होता है तो वस्तु गति क्या कहलाती है? द्विमीय गति। जैसे किसी फर्श पर दौड़ती चींटी की गति, फर्श पर चल रही है तो जब फर्श पर चलेगी तो वो एक्सिस पर चल सकती है, इधर जा सकती है, लेकिन वाई स्पीड चल सकती है। ठीक है, यानी ऐसे सीधी चींटी ऐसे चल सकती है, ऐसे चल सकती है, यानी कितना अक्षों पर गति कर सकती है? 2 अक्षों पर गति कर सकती है। तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? द्विमीय गति कहलाती है। त्रिमीय गति क्या होती है भाई? त्रिमीय गति, यदि गतिमान वस्तु के तीनों निर्देशांकों में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो रहा हो, यदि गतिमान वस्तु के तीनों निर्देशांकों में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो रहा हो तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? त्रिमीय गति कहलाती है। ठीक है, जैसे आकाश में जितनी भी गति होती है त्रिमीय गति होती है। जैसे उड़ती हुई पतंग की गति, आकाश में जब उड़ रही है पतंग तो इधर उधर जा सकती है, आगे भी जा सकती है, ऊपर नीचे जा सकती है, यानी तीनों अक्षों पर गति कर सकती है। आकाश में वायुयान की गति, आकाश में उड़ते हुए पक्षी की गति, त्रिमीय गति है। ठीक है, यदि समय के साथ तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन होता है तो त्रिमीय गति, दो निर्देशांकों में परिवर्तन होता है तो द्विमीय गति, एक निर्देशांक में परिवर्तन होता है तो एक द्विमीय गति। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। दूरी 9 पढ़ रखा, पूरा मैंने बताया ना, पूरे चैप्टर 9 का है। तो दूरी क्या होता है भाई? दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? और वस्तु की दूरी कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, यानी यहां से यहां तक हो गया, जितना भी उसने पथ तय किया, इस पथ की लंबाई क्या कहलाएगी? उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। और दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि होती है, यानी इसका दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे क्या है? विस्थापन। जी, विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। जैसे एग्जाम्पल देके दिखाऊं मैं, कोई वस्तु है भाई, कोई वस्तु 4 मीटर ए से बी पर गई। ठीक है, फिर 3 मीटर वो बी से सी पर गई। ठीक है, तो कह रहा है इस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन ज्ञात कीजिए। अगर वो कहे कि इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी कितनी तय कर देगी? कितना पथ तय कर दिया उसने? 4 या 3, दूरी कितनी होगी इसकी? 7 मीटर। पर इसका विस्थापन 7 नहीं है। विस्थापन की परिभाषा क्या दी है हमने? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर। अंतिम स्थिति क्या है इसकी? सी, और प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए। ये वाली जो दूरी होगी, ये वाला जो होगा, ये क्या होगा? विस्थापन। और ये कैसे निकालेंगे हम? संपूर्ण रूप करना है 5 जगह से √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 आएगा रूट, लेकिन कितना आएगा? 5। तो इसका विस्थापन कितना हो गया? 5 हो गया। आगे भी समझ में, विस्थापन एक सदिश राशि है, उसमें दिशाएं भी देखनी पड़ती हैं।
ठीक है, अगर ऐसा होता कि ये वस्तु ए से चलती, बी पर आगे 4 मीटर दूरी तय करके, बी से सी पर आ गई 3 मीटर की दूरी तय करके, फिर सी से 5 मीटर की दूरी तय करके कहां पर जाती, ए पर आ जाती, तो इस वस्तु का विस्थापन क्या होता? इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी भाई? ए थी, अंतिम स्थिति क्या है? ए है। दोनों का अंतर कितना होगा? ए से चली थी, ए पर आ गई, तो विस्थापन कितना हो गया है? 0 हो गया है। पर वो कहेगी कितनी दूरी तय कर ली उसने? दूरी कितनी तय कर ली? 4 ये 3 ये 5 ये 7 5 12, दूरी कितनी तय कर ली उसने? 12 मीटर। आगे बात समझ में? ठीक है, विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन होता है। अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटाते हैं। और दूरी क्या होती है? तय की पथ की कुल लंबाई। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, पर विस्थापन शून्य भी हो सकता है। इसी तरह ए से चला नहीं पड़ेगा, विस्थापन कितना हो गया है? शून्य हो गया है। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है, दूरी से कम भी हो सकता है, परंतु दूरी से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। अगर भाई ए से केवल ए से बी पर गया, वो कहता कि बताइए कितनी दूरी तय की उसने? 4 मीटर। विस्थापन कितना तय किया? विस्थापन भी 4 ही किया, तो दूरी और विस्थापन कैसे हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, तो विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, परंतु कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। चाल क्या होता है? चाल है किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी कोई वस्तु 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उस वस्तु की चाल कहलाती है। इसे कैसी राशि है? अदिश राशि है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी या किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, और चाल एक अदिश राशि होती है। चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मीटर प्रति सेकेंड। आगे क्या है भाई? विस्थापन, वेग। वेग क्या होता है? एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में जितना विस्थापन तय किया जाता है उस वस्तु का वेग कहलाता है। या कोई गतिमान वस्तु 1 सेकंड में जितना विस्थापन तय करती है उस वस्तु का वेग कहलाती है। चाल में क्या आती है? दूरी आती है, वेग में क्या आता है? विस्थापन आता है। अंतर वही हो जाता है जो दूरी और चाल में, दूरी और विस्थापन में था। यानी वेग कैसी राशि है? सदिश राशि, इसमें दिशा भी ली जाएगी। और चाल कैसी राशि है? अदिश राशि, यानी उसका दिशा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। और वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ठीक है, और वेग के बराबर कितना होगा? विस्थापन बटे समय अंतराल। त्वरण क्या होता है भाई? त्वरण किसी वस्तु के, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। या ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि कोई वस्तु, किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होता है, किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होता है वस्तु का त्वरण कहलाता है। इसे प्रदर्शित करते हैं। और ये बराबर कितना होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यदि वेग परिवर्तन कितना हो? डेल्टा v हो और समय अंतराल कितना हो? डेल्टा t हो, तब ये बराबर कितना आता है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसका मात्रक क्या होगा भाई? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, t का मात्रक सेकंड, तो बटे में कितना जाएगा? सेकंड स्क्वायर। यानी मात्रक क्या हो गया इसका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक समान गति क्या है? एक समान, नाम से स्पष्ट हो रहा है। एक समान गति, एक समान गति क्या है? यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। जैसे कि कोई वस्तु है, कोई बस है,
ठीक है, पहले घंटे में कितनी दूरी तय की उसने 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में कितनी तय की 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में कितनी तय की 40 किलोमीटर, यानी समय अंतराल भी समान और तय की दूरी भी समान। तो उस वस्तु की गति क्या कहलाएगी, उस वस्तु की गति क्या कहलाएगी, एक समान गति। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। इसे क्या बोलते, क्या है, असमान गति। असमान गति क्या होता है भाई, इसका उल्टा होगा। जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उस वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उस वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। मतलब पहले घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कोई वस्तु, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर तय कर रहा है, फिर कितनी कर रहा है, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर तय कर रहा है। यानी समय तो कैसा समान है पर दूरी कैसे तय कर रहा है, अलग अलग तय कर रहा है। तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी, इन्हें नोट करना। इन्हें अपने नोटों को नोट करना और याद करना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।